तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल में ये पहले मैं एक्सियल का यहाँ बना देता हूँ। एक्सियल वाला डी ऑर्बिटल आपको याद है कि एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन से थे? कौन कौन था एक्सियल वाला? तो एक इसको डी एक्स टू वाई टू कहो, या मैं तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके याद किया हो, जैसे आप चाहो वैसे कह सकते हो। और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एक्सियल वाले हो गए। बट अब की बार जो लिगैंड आता है वो एक्सियल से नहीं आता, टेट्राहेड्रल केस में इक्विटोरियल से आता है। तो जो लिगैंड आएगा वो कहीं इस बीच से आएगा। जो लिगैंड आएगा वो इस बीच से आएगा, एक्सियल से आएगा ही नहीं। सेम केस अगर आप बाकी तीन जो ऑर्बिटल होते हैं उनको भी बनाओ। तो अभी ये एक बीच में, इधर बीच में, ठीक। अगर इसे x और इसे y मान लिया जाए, x y x z, एंड इसे मैंने मान लिया x, सॉरी, इसे y कर लो, इसे x z कर लो। तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स वाई, ये हो गया डी वाई जेड, एंड डी एक्स जेड या जेड एक्स। ठीक है। अब की बार जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो लिगैंड आएगा वो इक्विटोरियल पोजीशन से आएगा, मीन बीच से आएगा, ये बीच से आएगा। तो जो डी इलेक्ट्रॉन है उसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ पे होगा? जो ऑर्बिटल इक्विटोरियल पोजीशन पे है, एक्सियल दोनों एक्सिस के बीच में है, ये ज्यादा रिपल्सन फेस करेंगे, जिनके कारण जो एनर्जी बढ़ेगी वो अब की बार एक्सियल की नहीं बढ़ेगी, जो इक्विटोरियल ऑर्बिटल है उनकी बढ़ेगी। क्या ये समझ में आया? तो ऐसा होने से क्या होगा कि अभी जब स्प्लिटिंग कराने जाओगे डी ऑर्बिटल्स की, जो पांचों, कुछ ऐसे आप बना सकते हो कि पहले फ्री आयन के पांचों की एनर्जी यहां पे थी, फिर जब कुछ दूर तक आए तो थोड़ी बढ़ के यहां पे हुई, और जब बहुत पास में आए तो अभी स्प्लिटिंग कुछ ऐसे हो गई। ठीक, ये आपका डी ऑर्बिटल है फ्री आयन का, कोई नहीं है। ये है जब स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड लगा रहा है लिगैंड। ठीक है, इसको किसको क्या लिखते हैं हम? एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकली क्रिस्टल फील्ड या स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड। तो एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी इन स्फेरिकल स्फेरिकल सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड ऑफ लिगैंड्स। ठीक है। कल मैंने आपको पूछा था कि ये थोड़ी एनर्जी इनकी बढ़ क्यों रही है और सबकी एनर्जी क्यों बढ़ रही है? क्या आपने ढूंढा इसको? मिला? आपने ढूंढा ही नहीं। क्या आपने ट्राई किया था?
तो भूलना नहीं होता है। चलो कल ढूंढ के लाओ, मैं देखता हूँ कहाँ से ढूंढते हो आप। ठीक। इसके बाद जब वो और पास में आते हैं तो मैंने कहा कि चूंकि इक्विटोरियल से आ रहे हैं तो इक्विटोरियल के जो तीनों ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और इनकी एनर्जी बढ़ने के कारण इसको आप लिख सकते हो स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इन। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में था, और ये आपका टेट्राहेड्रल फील्ड में, टेट्राहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड्स। ठीक। इसको ई लिखते हैं, सॉरी इसको T2 और इसको ई। इसके पहले जब हम ऑक्टाहेड्रल का केस देखते थे तो हम इसको Eg और T2G लिखते थे। अब की बार हम Eg और T2G नहीं लिख रहे हैं। क्या जानते हो इसके पीछे रीजन क्या होता है? मैंने आपको कल जी का मतलब कुछ बताया था, याद है? हाँ। तो जब सिमेट्रिकल होता है तब हम उसे कहते हैं जीरेड, और जब सिमेट्रिकल नहीं होता तो हम कहते हैं अनजीरेड, तो उसको नहीं दिखाते। तो जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है वो सिमेट्रिकल होती है, इसलिए उसको जीरेड बोला जाता है। ठीक। जबकि इसका सिमेट्रिकल नहीं होता, इसलिए इसे हम जी नहीं लगाते हैं, केवल T2 और ई दिखाते हैं। अगेन जो ई वाले हैं जब दो ऑर्बिटल नीचे आएंगे तो इनको 0.6 से दिखाएंगे, ताकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1.2, और ये 0.4 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 0.2। तो जितना ऊपर जाएगा दूसरा वाला उतना नीचे आएगा। अब की बार डेल्टा ओ की जगह पे डेल्टा टी लिखेंगे। डेल्टा ओ का मतलब था स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, डेल्टा टी का मतलब है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है। और ये ई से लेके T2 के बीच की एनर्जी वहां डेल्टा ओ थी, यहाँ पे डेल्टा टी है। ठीक। और इस डेल्टा टी में से 0.4 डेल्टा टी ऊपर है और 0.6 डेल्टा टी नीचे है, इसे माइनस में भी दिखाते हैं। क्या ये समझ में आया? कल मैंने आपको, अच्छा 0.6 को कभी कभी 3/5 लिखा होता है, 0.4 को तो 2/5, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मन आप वैसे याद रखो। ठीक है। ठीक। अब इसका सीएफएसई कैसे निकालेंगे? सीएफएसई मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड, क्या आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू कर रहे थे तो इसका मिला है कोई क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का? ठीक है। ज्यादा मोस्टली वो कैलकुलेट कम कराते हैं तो वो डेल्टा ओ का वैल्यू नहीं देते, सीधे डेल्टा ओ के टर्म्स में ही आंसर दे देते हैं। तो देखो सीएफएसई जब निकालना होगा तो अगेन कितने इलेक्ट्रॉन इसमें है इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.4 डेल्टा टी को, और फिर जितने इलेक्ट्रॉन इसमें है इससे इसको मल्टीप्लाई। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर 0.4 है ना, तो प्लस में 0.4, प्लस में 0.4 डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी। ठीक है। माइनस में 0.6 डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई। ठीक। एन टी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी, ऊपर टी की जगह पर T2 कर लो ज्यादा बेटर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 एंड अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई। क्या आपको समझ में आया? अगेन कल मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी सीएफएसई पॉजिटिव नहीं होगा, या तो जीरो होगा नहीं तो निगेटिव होगा। ठीक।
अब मोस्टली आपको डेल्टा टी ना देके डेल्टा ओ दिया रहता है, तो उसको डेल्टा टी में कन्वर्ट करते हैं। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ। ये रिलेशन आप याद रखोगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक। ठीक है। अब यदि इस पे मान लो आपको एक क्वेश्चन करना हो, कल आपको ये भी बताया था कि जो डेल्टा ओ होता है वो 10 DQ के बराबर होता है। तो अगर कभी आंसर डेल्टा ओ में ना देके DQ में दे, तो फिर कन्वर्ट कर लेना, डेल्टा ओ की जगह पे 10 DQ रखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करो। कैलकुलेट CFSE। अच्छा, एक नोट डाल के ही लिख लो कि जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें पेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाना है। सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें लो स्पिन का कोई झंझट नहीं है। ठीक। चाहे वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर वो टेट्राहेड्रल होगा तो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हमेशा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यदि ऐसा हुआ कि जो आपका कंपाउंड है वो स्क्वायर प्लेनर है, तो फिर वहां पे हम देखेंगे कि sp2d है या dsp2 है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा, अंदर वाले डी यूज हो रहे हैं या बाहर वाले यूज हो रहे हैं। पर ये स्क्वायर प्लेनर में, इसमें तो हमें देखना ही नहीं है, डी यूज ही नहीं होंगे, सिंपल sp3 होगा। sp3 में हमेशा बाहर वाला होगा, डी का कोई यूज नहीं होगा। ठीक। इसलिए ये हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेयरिंग नहीं कराया जाता। ठीक है। चलो मुझे बताओ। कैलकुलेट CFSE ऑफ निकिल को कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है होल फोर 2 पॉजिटिव, एंड निकिल क्रोमियम एक्वा कॉम्प्लेक्स है या जिंक कर लो Zn का कॉम्प्लेक्स 2 पॉजिटिव। चलो बताओ। को 2 पॉजिटिव मत करो, क्योंकि 2 पॉजिटिव करने पर स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आगे लूंगा तब बताऊंगा। बताओ जल्दी से। दोनों का CFSE मुझे बताओ, पहले का कितना आएगा। फास्ट करना, हमें सॉल्व भी कराना है। डेल्टा ओ के टर्म्स में ही बताओ। रिप्रेजेंटेशन सेम टाइप का होगा जैसे इसके पहले मैंने करता था, T2 के ऊपर लिखोगे कितने इलेक्ट्रॉन है, E के ऊपर लिखोगे कितने इलेक्ट्रॉन है, बस। स्पिन कैसे निकालेंगे वो आपको पता है, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे वो सब पता है। सेम ऑक्टाहेड्रल का केस फॉलो होगा।
कभी कभी आपको एनर्जी का ऑर्डर लिखने को आता है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल केस में। तो एनर्जी का ऑर्डर लिखने को आ जाए तो आप याद रखोगे कि इसमें एनर्जी का ऑर्डर क्या लिखा जाएगा। इसमें एनर्जी का ये डी एक्स वाई डी वाई जेड, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स है। और ये आपका क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो एनर्जी का ऑर्डर में आप लिखोगे डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स जेड इज ग्रेटर देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड स्क्वायर। ये आपका है टेट्राहेड्रल का केस। ऑक्टाहेड्रल के केस में जस्ट अपोजिट होता है, ये दोनों ऊपर होते हैं। ठीक है, अभी ऐसे ही स्क्वायर प्लेन में भी लिख लेना। मुझे ये बताओ इनका सीएफएसी कितना कितना है, इन दोनों का। जीरो आ गया। प्लस 2.4 और माइनस 2.4 तो जीरो ही होता है। मुझे नहीं पता। निकिल जीरो में, निकिल जीरो में हम क्या लिखेंगे, आर्गन 18, अगेन 4s2, 20 हो गया एंड डी8 कन्फिग्रेशन। फिर मैंने कहा था कि अगर कभी भी किसी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम होगा, मींस जीरो या +1 हुआ, तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी में कूद जाते हैं। तो ये जीरो में है तो इसके दोनों एस के इलेक्ट्रॉन इसमें चले आएंगे और ये हो जाएगा डी10 कन्फिग्रेशन। और डी10 कन्फिग्रेशन के साथ हाइड्रो ये जो 4s है वो खाली हो जाएगा 4s जीरो। तो अब जब हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो यही जो 4s का है ये और 3p, 4p एंड 4s, ये आपका पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में और ये बनाएगा sp3 के तीन हाइब्रिडाइज, सॉरी चार हाइब्रिडाइज इक्वल एनर्जी या डी जनरेट ऑर्बिटल। सो दिस इज sp3, sp3, sp3 एंड sp3। ठीक है, और इसी से बाइंड होंगे। अच्छा, अब इनका हम जो डी में देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। तो डी10 कन्फिग्रेशन होगा इनका, तो 3 4 5, 5d10। पहले तो इनका टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग करा देते हैं। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में 1 2 3 ऊपर जाएगा और 1 2 नीचे आने वाला है। 1 2, अब चूंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो हमें इसे पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ऑलरेडी कि पहले ऊपर जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। अब याद रखना, कभी भी शॉर्टकट क्या होता है कि कभी भी ये पांचों अगर एक बार फिल हो गए, लाइक D5 कन्फिग्रेशन हो, तो ऊपर 4 × 3 1.2 होता है, नीचे 6 × 2 1.2 होता है। तो 5 तक में ओवरऑल 5 का जीरो हो जाता है। तो एक बार 5 का जीरो हुआ, अगेन 10 का जीरो हो गया। तो इसका CFSE कितना आएगा, जीरो। कैसे, तो कैलकुलेट भी कर सकते हो कि 6 ये है मल्टीप्लाइड बाय यहाँ ये आपका 0.4 होता है, तो 0.4 डेल्टा टी। अच्छा, प्लस में ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन है और ये जो नीचे आता है वो माइनस में 0.6 होता है, तो माइनस में 0.6 डेल्टा टी। ये आया 2.4 डेल्टा टी और ये माइनस में ही 2.4 डेल्टा टी और यहां से जीरो। तो शॉर्टकट याद रखना कि 5 एक बार फिल होगा अगर पांचों, तो जीरो, अगेन 5 फिर जीरो। ठीक है, चलो दूसरे का बताओ क्या आया, जिंक का। अब जब भी D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। तो अगेन जिंक का देखोगे तो जिंक का होता है 30। तो इसका जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो पहले होगा आर्गन 18, फिर 4s2 में 20 हुआ
एंड देन 3d10 में 30 हो गया। हो गया। +2 में है तो ये s के इलेक्ट्रॉन निकल गए +2 के लिए। तो अगेन +2 के लिए जिंक जब 2+ का लिखोगे तो आर्गन 18 और 10 28, और बाकी ये 4s वाले खाली होंगे और आगे 4p मिलके बॉन्ड बनाएंगे। हमें उससे मतलब अभी है नहीं, क्योंकि हमसे ये तो पूछा नहीं जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन या बाकी चीज। हमसे तो पूछा गया कि बताओ इसका CFSE क्या होगा। तो D10 का हमने ऐसे टेट्राहेड्रल का कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग कराएंगे तो 3 ऊपर 2 नीचे। अगेन 10 में तो फिर से एक तो पेयरिंग पहले नहीं कराएंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7 8 9 10। सही है। इसका अगेन जब CFSE निकालोगे तो 0 आने वाला है। ठीक है। तो जब भी आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाओगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जरूरी नहीं है अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो हमेशा 0 आएगा। D10 के अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो टेट्राहेड्रल के केस में भी 0 नहीं आ सकता। ठीक। लाइक चलो देखो, मान लो आपका कोई क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है CrH2O4 और 2 पॉजिटिव। सही है। अब देखो H2O जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है? वीक फील्ड है। नाइट्रोजन तक को हम स्ट्रांग मानते हैं, उसमें भी +3 में। नाइट्रोजन भी +2 में वीक फील्ड ही काम करता है, किसी किसी के साथ स्ट्रांग करता है। H2O भी वीक होता है, केवल कोबाल्ट 3+ के साथ स्ट्रांग करता है। तो अभी मैं लगाऊंगा लिखाऊंगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सारा। तो अगर ये वीक फील्ड लिगैंड है तो क्रोमियम +2 में क्रोमियम क्या होता है 24 में इसका D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक। अब चूंकि +2 में है तो जो 4s है वो 4s2 होना चाहिए था, +2 हुआ तो ये 4s 0 हो गया जब क्रोमियम 2+ का लिखेंगे तो। क्या ये समझ में आया? अब देखो, जब D का स्प्लिटिंग कराने जाओगे तो D, अच्छा टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये इस पे डिपेंड करता है। पहले ये बना लो, 1 2 3 4 5। अब ये सोचो कि 4 इलेक्ट्रॉन हमने अगर फिल करना है हमें, लेट मान लो आपका जो VBT था, VBT में तो स्प्लिटिंग नहीं होती थी, तो वहां से भी कह सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करा दिए। अब अगर ये स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स बनेगा तब भी ये वाला यूज होना है, और बनेगा कि नहीं बनेगा इस पे डिपेंड करेगा कि ये लिगैंड कौन सा है। हमें पता है कि ये लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड है, तो हमेशा ये खाली रह जाएगा और आगे से बनेगा sp3 ही बनेगा, टेट्राहेड्रल ही बनेगा। क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के लिए हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक Cn-CO-, यहीं पे CrCO4 कर दूं, CrCN4 कर दूं, देन ये वाला यूज होके आगे बन जाएगा और वो जो बनेगा DsP2 बनेगा। क्या ये समझ में आ रहा? तो अगेन इनका अगर जब स्प्लिटिंग आप कराने जाओगे 1 2 3 4 5, तो ये आपका 1 2 3 और ये नीचे आया 1 2, और फिर से 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 1 2, हमें पता है कि टेट्राहेड्रल ये बनने वाला है, और टेट्राहेड्रल के केस में हमें नीचे पेयरिंग नहीं करानी होती, हाई स्पिन हमेशा बनता है तो यही बनेगा। ठीक है। अब CFSE अगेन निकालना है तो ये आपका ऊपर वाला होता है 0.4 डेल्टा टी और नीचे वाला होता है आपका 0.6 डेल्टा टी। क्या होगा? CFSE इज इक्वल टू, प्लस में कितने हैं 0.4 टाइम्स 2 डेल्टा टी, माइनस में ये माइनस में नीचे आ रहा तो 2 टाइम्स अगेन 0.6 डेल्टा टी। यहाँ प्लस पुट करोगे तो फिर माइनस में से वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो हम अगेन पहले ही माइनस यहाँ पुट कर लिया तो यहाँ माइनस पुट करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक। ये हो गया 0.8 डेल्टा टी और ये हो गया 1.2 डेल्टा टी, और यहां से आया माइनस में 0.4 डेल्टा टी। अब यदि आपको डेल्टा टी नहीं दे रखा होता है, मेनली आपको डेल्टा ओ में दिया, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में वैल्यू दे रखी होती है, तो हम क्या कहेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ,
इसको हम माइनस में 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 4/9 इंटू डेल्टा ओ, और ये हो जाएगा 1.6/9 माइनस में डेल्टा ओ। क्या ये समझ में आया? ये आया आपका CFSE। इसलिए CFSE हमेशा निगेटिव ही आता है, क्योंकि ये जो निगेटिव वाली होती है पहले भरेंगी, चाहे सिंगली भरे या डबली डिजनरेट डबल भरे, मतलब दो दो भरे या सिंगल भरे, पेयरिंग हो या ना हो, पर भरेंगी तो नीचे वाला ही, और नीचे वाला निगेटिव में रहता है। इसलिए CFSE हमेशा निगेटिव रहेगा, या तो जीरो रहेगा, कभी पॉजिटिव में नहीं आएगा। ठीक। डेल्टा ओ का वैल्यू दिया होगा सेंटीमीटर इनवर्स में या एनर्जी जूल में, कुछ भी दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा इसको यहाँ पे पुट करोगे, CFSE की वैल्यू आ जाएगी। ठीक। तो ये सारा केस था आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। इसके बाद है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, देखो उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। पहले तो जैसे ऑक्टाहेड्रल की होती है, पहले तो वैसे ही होती है, 1 2 3 4 5, ये पांचों पहले स्प्लिट होते हैं, 1 2 3 4 5। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में है, सिमेट्रिक फील्ड। ये आपका फ्री आयन था, जब कोई नहीं है, सिंपल फ्री आयन पड़ा हुआ है, कोई कोई फील्ड नहीं लग रहा, तो पांचों पड़े हुए हैं। जैसे ही स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में आया, थोड़ी एनर्जी इनकी बढ़ी। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आएगा तो कुछ ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, दो ऊपर और तीन नीचे, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है। अब जब स्क्वायर प्लेनर फील्ड में जाएगा तो ये अगेन कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। क्या ये समझ में आया? यहाँ पे आपका था dx² y² एंड dz², और ये था dxy dyz एंड dzx, यही था। स्प्लिट होगा तो dx²y² और dz² में dx²y² ऊपर चला जाएगा, dx²y², और dx²y² अगर ऊपर गया है तो इसमें से dxy ऊपर जाएगा। ये दिख रहा ना, इन तीनों में से एक ऊपर गया है, दो नीचे आए हैं। तो स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में भी जो लिगेंड आता है वो एक्जियल से आता है। एक्जियल से आने पे ये जो dx²y² है ये मोस्टली ऊपर जाएगा, क्योंकि x और y दोनों तरफ से आ रहा होता है। dz² नीचे जाता है, तो फिर से इसमें dz² नीचे जा रहा है, और dx²y² आप ऊपर जाएगा तो dxy भी ऊपर जाएगा, इनकी भी एनर्जी बढ़ेगी। तो dx²y² और dxy दोनों ऊपर रहेंगे, और इस dz² का नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और बाकी ये जो दोनों बने dxz एंड dyz ये नीचे रहेंगे। क्या ये समझ में आया? अब यहां पे ये जो है, यहां से लेके और ये जो एनर्जी स्प्लिटिंग हुआ है, इसको कहते हैं डेल्टा SP, स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा? डेल्टा SP क्या है? ऊपर dx²y² से लेके नीचे dxz dyz के बीच की पूरी एनर्जी गैप को कहते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक, स्टेबिलाईजेशन नहीं है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक। अगर आप ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर में एक ऑर्डर लगाओ कि किसमें स्प्लिटिंग डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा होता है आपका डेल्टा SP, देन होता है डेल्टा O, और फिर होता है आपका डेल्टा T, टेट्राहेड्रल का केस। क्या समझ में आया? तो ये ऑर्डर भी आपसे पूछा जाता है। अच्छा, इस इसका एनर्जी का ऑर्डर भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे कि बताओ स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी में बताओ एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ऊपर आएगा dx² y² की एनर्जी,
फिर आपका डी एक्स वाई है, देन आपका डी जेड स्क्वायर है, एंड देन आपका डी एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई जेड। यही है ना, डी एक्स जेड वाई जेड बराबर है दोनों। उसके ऊपर डी जेड स्क्वायर, ऊपर डी जेड स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई, सबसे ऊपर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या है, ये दोनों आपके एनर्जी के ऑर्डर है। ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये है ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये नीचे वाला क्या था आपका, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड, स्क्वायर प्लेनर फील्ड। क्या ये समझ में आया आपको? तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से डिफाइन होता है कौन सा कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर में जा रहा, तो कितनी डी ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, या टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा। तो ये इस तरीके से डिफाइन हो रहा होता है। ठीक। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर बनाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही, या टेट्राहेड्रल बनाएगा? तो ये डिपेंड करता है कि पहले तो डी ऑर्बिटल के पास जगह है कि नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की, दूसरा जो लिगेंड आ रहा है वो कितना स्ट्रांग है। क्या समझ में आ रहा? इन दोनों बातों पे डिपेंड करेगा। अगर लेट सपोज डी10 कॉन्फ़िगरेशन है, ये जिंक वाला भी आपने पढ़ा ना, कहा गया ये डी ऑर्बिटल सारे फिल है, ये सारा फिल है ना डी ऑर्बिटल, ये डी10 है। अब तुम कितना भी स्ट्रांग फील्ड लेके आ जाओ, सबसे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड लाओ, फिर भी जब पहले से फिल है तो इसमें कहाँ आएगा, जगह ही नहीं है DsP2 बनाने का, अंदर डी कोई खाली नहीं है। यहाँ निकिल डी10 कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ हो ही नहीं सकता चाहे कितना भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आ जाए। ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि जगह है कि नहीं। दूसरा, अगर जगह है तो फिर डिपेंड करेगा कि लिगेंड में कितना दम है। अगर अच्छा लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा, अंदर जगह बनाएगा और DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लाइक यहाँ पे देखो, मैं दो तरीके का कंपाउंड लिख रहा हूं। पहला, कोई निकिल का कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2 नेगेटिव, और दूसरा मैं लिख रहा हूं NiCN4 2 नेगेटिव। सही है। अब देखो, इसमें भी निकिल जो है वो 2+ में है, और यहां भी जो निकिल है वो 2+ में है, क्योंकि दो निगेटिव बाहर गया, 4 निगेटिव थे तो दो यहां से न्यूट्रल हुआ होगा। सेम यहां भी केस है। निकिल 2+ में कितना कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो D8 होगा। निकिल 0 में होता है तो D10 होता है। D8 जो S वाले इलेक्ट्रॉन है कूद के चले जाते हैं तो 8 से 10 हो जाता है। यहाँ तो 4s2 में से दो इलेक्ट्रॉन बाहर ही चले गए ना, +2 में जब गया तो। क्या है, समझ में आ रहा है? लिख के बताऊं यहाँ पे, लिखूं? जैसे देखो, जो निकिल होता है, निकिल का 28 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो जब सिंपल निकिल होगा 28 का, तो ये होगा आर्गन 18, 4s2 20 हो गया, एंड 3d8। तो ये 28 है तो D8 कॉन्फ़िगरेशन 0 में। यहाँ 25 किसी का मैंगनीज का लिखोगे तो D5, 22 है तो D2, ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई पूछे कि अगर ये कॉम्प्लेक्स में जाएगा तो क्या होगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं और D10 हो जाता है। ये फ्री आयन रहेगा तो ये D8 रहेगा।
पर जैसे ही कॉम्प्लेक्स में जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा और D10 हो जाएगा। पर जैसे ही मैंने कहा कि नहीं निकिल 2+ का बताओ, तो निकिल 2+ में 4s2 खाली हो जाएगा, और 4s2 के खाली होते ही 3D8 कन्फिग्रेशन हुआ, 4s0 हो गया। ठीक है। अब ये D8 कन्फिग्रेशन देखो, मैंने बनाया 1 2 3 4 5, 5 D ऑर्बिटल है। अब हमें स्प्लिटिंग करानी है, स्क्वायर प्लेनर कराऊं या टेट्राहेड्रल कराऊं, ये इस पे डिपेंड करेगा कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। ठीक। तो टेट्राहेड्रल में तो कभी होती नहीं है, स्क्वायर प्लेनर में देखो, तो ये वाला तो स्क्वायर प्लेनर का बनेगा नहीं। तो सबसे अच्छा हम ये करते हैं ना कि ये सब कुछ भी ना बना के, जस्ट हम केवल जैसे वीवीटी मेथड से कर रहे थे, हम केवल इस वीवीटी से 5 बना लेते हैं। ठीक। अब 3D ये बन गया, हमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, ये इस पे डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा आ रहा। तो यही सेम केस होगा, D8 यहां भी है, निकिल 2+ है, तो यहां भी तो 3D8 ही है, यही बनेगा। सेम मैंने यहां बना लिया। ठीक। ये जो क्लोरीन है, क्लोराइड आयन, ये वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन जो CN- साइनाइड आयन है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या ये समझ में आया। तो होगा क्या, जो वीक फील्ड लिगेंड है इसमें इतना दम नहीं है कि ये इसका पेयरिंग करा के और ये एक डी इसको चाहिए वो डी इसको खाली करा ले। पर साइनाइड माइनस में इतना दम है कि इसको ला के यहाँ पे पेयरिंग कराए और इसको खाली कराए। तो ये पेयरिंग कराएगा और इस वाले डी का और इधर 4s का एक और 2p यूज करेगा। ये 4p, ये 4s, और यहाँ पे DsP2 बनने वाला है। क्या ये समझ में आया। ये यहां चलाएगा तो ये खाली हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, यहाँ पे। ठीक है। ये पेयरिंग हो गया। अब ये आपका ये बन गया। ठीक है। DsP2, और DsP2 हुआ तो NiCN4 आपका क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया ये, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जबकि ये आपका यहां से ये खाली नहीं करा पाएगा, 1 2, ये 4s और ये 4p, तो ये आपका यहां से बनेगा sp3, टेट्राहेड्रल। क्या समझ में आया। अब यदि ये टेट्राहेड्रल बना तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, तो NiCl4 के केस में, Cl4 2- के केस में, ये n=2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, तो μ=2 × 2 + 2 √6 बोहर मैग्नेट्रॉन इसका आया। जबकि जब इसका निकालोगे तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, n = 0 आया, म्यू भी 0 आएगा। तो NiCl4 आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, जबकि NiCN4 2- जो था ये डायामैग्नेटिक हो गया। तो देखा लिगैंड केवल चेंज करने का क्या फर्क पड़ता है।
इसीलिए बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जस्ट उसमें पानी में घोलोगे ऐसे कलरलेस होता है, जैसे पानी में घोलोगे उसमें कलर आ जाता है। तो कुछ लिगैंड ऐसे भी होते हैं कि पानी में घोलने पे उसके जो आयंस होते हैं वो अलग निकल जाते हैं और कोऑर्डिनेट H2O का आयन करने लगते हैं। और फिर वहां पे वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का एक्सचेंज होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो कई रीजन होते हैं कलर का, पर डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही होता है। ऐसा हो सकता है, लेट सपोज कि इससे मैं इसको पानी में घोलूं तो ये हट जाए, या Cl में घोलूं ये हट जाए, Cl माइनस आ जाए और फिर ये शो होने लगे और ये पैरामैग्नेटिक हो जाए और कलर शो करने लगे। समझ में आया? तो ये आपका टोटल केस था टेट्राहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल का या स्क्वायर प्लेनर का। मोस्टली जो जो आपको चीजें पूछी जा सकती हैं वो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक। ठीक है, तो आप इसके सारे पीवाईक्यू और देख लेना, जितने लेटेस्ट पूछे हुए होंगे आप कर लेना। नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूं आपके, पहले तो जो कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वो कलर कैसे आता है हम उसकी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी से पहले कलर का भी चर्चा हम यहीं पे कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स कलर क्यों शो करता है वो देखो। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रीजन क्या हो सकता है? पहला होता है डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का क्या मतलब है? कल मैंने आपको, या ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, अगर मान लो कि कोई डी है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टाहेड्रल केस है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है ना ऑक्टाहेड्रल के केस में। हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो। अब मान लो कोई D1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कह सकते हो लाइक टाइटेनियम एक्वा कॉम्प्लेक्स है, स्कैंडियम टाइटेनियम 3+ का मान लो केस है। सही है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, स्कैंडियम टाइटेनियम D2 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, +3 में करोगे तो D1 हो जाएगा। 2s से और एक D से निकल गया तो D1 बचा। अब इस पे जैसे ही H न्यू पड़ेगा तो ये उछल के ऊपर जाएगा, जाएगा, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा कुछ समय के लिए। यहां पे आ गया Eg में। ठीक। अब ये बहुत समय तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह पाएगा। ये क्या है आपका? ये आपका ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट, और ये है आपका एक्साइटेड स्टेट में है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट टाइम ये अगेन इधर से मूव करेगा और नीचे आएगा, और ये नीचे आते समय इसमें से कुछ Hc/λ या H न्यू इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। इतनी एनर्जी, ये किसकी एनर्जी होगी? ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा O, इसी के बराबर होगा। इतना ही तो एनर्जी लेके ऊपर गया था ना, तो आते समय तो इतना ही एनर्जी सो बाहर निकालेगा ना। जैसे लेट सपोज आप नीचे से छत पे गए, आपका मास अगर m है, g ग्रेविटी लग रही है, h ऊंचाई, छत पे आप गए हो, तो mgh आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। तो आप ऊपर से अगर जब नीचे आओगे तो आप mgh एनर्जी ही तो फिर से लॉस करोगे ना।
तो मान लो लेट सपोज ये जो एमजीएच है ऊपर जाने का डेल्टा हो वो 10 किलो जूल है। एच न्यू में यहां से इसको 100 किलो जूल एनर्जी मिला, तो 100 में से केवल ये 10 लेगा, बाकी 90 को यहीं छोड़ देगा। ठीक। बाकी 10 को लेके ये छत पे गया ऊपर, एक्साइटेड अवस्था में गया, बहुत जल्द, बहुत कम टाइम होता है एक्साइटेड में, तुरंत नीचे आएगा। नीचे आते समय चूंकि इसने 10 लिया था, जो कि एनर्जी गैप है बीच का, इतना ही एनर्जी रिलीज कर देगा। और इतना ही एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो जो एनर्जी गैप है उसी के बराबर होगा। और वो एनर्जी होता है, ये एनर्जी जो निकलेगा, ये फोटोन के रूप में निकलेगा। क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन। सही है। अब ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, इसी एनर्जी ऑफ फोटोन के एच सी बाई लेमडा लिखते हैं। और ये एनर्जी गैप डेल्टा ओ के बराबर होता है। अब लेमडा क्या है? तो लेमडा है जो फोटोन निकल रहा, न्यू है आपकी, जो फोटोन निकल रहा उसकी फ्रीक्वेंसी, लेमडा है उसका वेवलेंथ। और यही होता है कलर, कौन सा कलर शो करेगा कंपाउंड। क्या आपको समझ में आया? तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स में पहला डी डी, ये देख लो डी है ना, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है। तो डी से डी में, फिर से डी से डी में आना जाना जो लग रहा है, तो डी डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण या ट्रांजिशन के कारण आपका एक कलर आता है। ठीक। तो लेमडा क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेवलेंथ ऑफ द कलर। ठीक। अब यहीं पे एक और आपको पढ़ाया जाता है कलर कोड में, विवग्योर। क्या होता है देखो। जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, उस कलर को इमिट नहीं करता है। समझ में आया? तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखो कैसे होता है, वी आई बी जी वाई ओ आर, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर इसे कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर डिस्क है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर डिस्क। ठीक है। अगर कोई वायलेट या इंडिगो एब्जॉर्ब करता है, तो वो दिखेगा येलो कलर का। ब्लू करता है तो ऑरेंज दिखेगा। ग्रीन करता है तो रेड दिखेगा। क्या आपको ये समझ में आया? कोई कंपाउंड इसमें से जो एक तरफ वाला येलो करेगा, तो वायलेट इंडिगो टाइप का दिखेगा। रेड अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो आपको ग्रीन दिखेगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा ये है कि अगर वो रेड वाला पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया लाइट का, तो जो बाकी बचा हुआ उससे लड़के वापस लाइट आएगा, वेवलेंथ जो बचेगा वो ग्रीन के वेवलेंथ रीजन में आएगा, इसलिए आपको वो ग्रीन दिखता है। ठीक। ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बहुत अंदर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, बस इतना याद रखना कि डेल्टा ओ के 80/λ के हम बराबर करते हैं, यही लेमडा होता है जो वहां से फोटोन निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होता है, कलर होता है। ठीक है। तो ये एक तो था आपका डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर आता है। दूसरा होता है एमएलसीटी। एमएलसीटी का क्या मतलब है? मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। क्या आपने कभी पोटेशियम पर मैग्नेट देखा है? शॉर्ट में इसे एमएलसीटी बोलते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट देखा है? कैसा होता है? हाँ। तो
वो पर्पल और पिंक वो कलर कहाँ से आता है पता है? वो पर्पल या पिंक का कलर कहाँ से आता है? हम्म। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मेरे को पोटेशियम पर मैग्नेट में। मैग्नीज का कितने ऑक्सीडेशन स्टेट? तो वो अपने सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है जितना मैग्नीज जा सकता है। तो एमएलसीटी होने के लिए मेटल टू लिगैंड, मेटल टू लिगैंड, इसको पहले लिगैंड टू मेटल पढ़ लो क्योंकि जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है वो लिगैंड टू मेटल है। तो लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कैसे है मैं वो दिखाता हूँ आपको, एलएमसीटी। अगले वाले में मैं आपको एमएलसीटी बताऊंगा अभी। लिगैंड टू मेटल, लिगैंड से मेटल जा रहा, तो एमएलसीटी की जगह पे एलएमसीटी कर लो। ठीक है। तो लिगैंड टू मेटल, लिगैंड से मेटल के पास इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, उस पे बहुत ज्यादा चार्ज हो। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो लिगैंड देगा उसे और उसे न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक। देन लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर जो होगा उसके कारण कलर शो होता है। ठीक। तो जो आप पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हो, दूसरा भी इसका कंडीशन लिख लो क्या, लिगैंड शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एंड, सॉरी, मेटल शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लिगैंड एज लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज टू डोनेट द सेंट्रल मेटल। उसको देने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ये दूसरा है, बस इतना ही होना चाहिए। एग्जाम्पल आपका पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। KMnO4 में जो मैंगनीज है वो आपका +7 में है। +7 बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो ऑक्सीजन है वो -2 में है। तो मैंगनीज आपका अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में जो O पे माइनस चार्ज है, 2-, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। ठीक। तो एक तो सिंगल बॉन्ड से लेता है फिर पाई बॉन्ड से लेता है। इसलिए जब Mn4- लिखते हैं तो ये ऐसे डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, कि MnO4 का, आपको पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है KMnO4 का, या किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल होता है। एक दो तीन चार, चार ही तो सिंगल बॉन्ड है, बाकी तो पाई से कोई लेना देना नहीं है। तो टेट्राहेड्रल केस होता है। D3S इसका होता है, sp3 नहीं, D3S होता है इसका। डी इसका सारा खाली है ना मैंगनीज का। एस, मैंगनीज मैंगनीज 25 होगा एटॉमिक नंबर, 25 का मतलब D5। तो एस में 4s2 और D5, इसका क्या होगा 4s2 एंड 3d5। ये 5 2 7 सातों के सातों निकल गए हैं। मैंगनीज 18 आर्गन पे चला गया है। तो सात से सब खाली है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं तो आता है D3S। डी के तीनों यूज हो जाते हैं और केवल यस यूज होता है, पी नहीं यूज होता। और ये भी टेट्राहेड्रल केस है, ये आप में कभी नहीं आएगा। बस आपको ये याद रखना है कि टेट्राहेड्रल होता है। और दूसरा, ये दोनों, ये जो ऑक्सीजन है ये केवल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि मैग्नीज स्टेबल हो पाए। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है तो, और इससे कलर आता है जो चार्ज ट्रांसफर होता है। तो ये लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है। ठीक है। तो कलर के दो रीजन हमने लिखे, पहला
डी डी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, डी से डी में, दूसरा है या ट्रांजिशन, और फिर है आपका ये ट्रांसफर की जगह पे ट्रांजिशन लिखोगे तो ज्यादा बेटर। ट्रांसफर से ऐसा लग रहा है कि एक बार गया तो दोबारा नहीं आएगा। ट्रांजिशन केवल एक से जाएगा आएगा जाएगा आएगा, वही यही होता है। एक्साइटेड, डी एक्साइटेड, अगेन एक्साइटेड। फिर थर्ड है आपका, वो लिगैंड टू मेटल था, अब ये मेटल टू लिगैंड है। मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। इसके कारण भी कलर कंपाउंड शो करते हैं, इसको कहते हैं एमएलसीटी। अच्छा, अब मेटल से लिगैंड के पास जाना है, तो मेटल को क्या होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में? अगर मेटल से लिगैंड के पास जाना है तो मेटल शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और लो ऑक्सीडेशन स्टेट। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा +7 में, तो वो देगा कैसे ये बताओ, क्या दे पाएगा? मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक <(-2) या +1, 0, -2, इस टाइप से होना चाहिए। ठीक, लो ऑक्सीडेशन स्टेट अप्रोक्सीमेटली 0, या कहते हो कह सकते हो कि रीच टू 0 होना चाहिए। एंड दूसरा, लिगैंड को लेने के लिए जगह होना चाहिए। सो लिगैंड शुड हैव पाई स्टार और वैकेंट वैकेंट p ऑर्बिटल टू टेक इलेक्ट्रॉन, टू टेक इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसके पास जगह होना चाहिए। तो ये कैसा दिखता है, तो ये कुछ ऐसा दिख सकता है, लाइक मान लो कोई कंपाउंड जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, कोई कंपाउंड बताओ, कोई कंपाउंड आपने देखा है जो 0 में, -1 में हो या +1 में हो, लाइक कॉपर। कॉपर का कंपाउंड ले लो, कॉपर या निकिल अभी हमने लिया था ना, निकिल ईएन थ्राइस, ईएन ले लो। ईएन को सिग्मा स्टार में देना पड़ेगा, तो फिर इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या ले सकता हूँ, मान लो अमोनिया है एंड आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और ये दो है, सही है। और निकल में मान लिया 0 में है, ये इसको मैंने कह दिया कि ये 4 है। अब क्या होगा, जो निकिल है, ये निकिल 0 में है। निकिल 0 का मतलब है कि ये D10 कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इसके पास अभी भर भर के इलेक्ट्रॉन है। और भर भर के इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, इसका जब स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो लेट सपोज कि कुछ ऐसे बना दिया हमने, निकिल का एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया इधर, और इधर ही मान लिया एक अमोनिया इधर, मैं आगे ट्रांस बना रहा हूं इन दोनों को। ऐसा हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगेन CH2 डबल बॉन्ड, कि अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको। ठीक है, होगा क्या, नेक्स्ट, ये इनका जो पाई स्टार है, इस पाई का जो पाई स्टार वैकेंट होगा, और यहां पे भी जो इसका पाई स्टार वैकेंट होगा, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन इस और इधर इसमें जाने लगेंगे।
क्योंकि मेटल के पास बहुत ढेर सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है D10 कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये अपना थोड़ा थोड़ा इसमें देने लगेगा, थोड़ा देगा इनके पाई स्टार में, थोड़ा देगा इनके पाई स्टार में। तो ये मेटल टू लिगैंड है, ये लिगैंड है, मेटल से लिगैंड को फिर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। तो इसके कारण भी कलर शो होता है। क्या समझ में आया? एक और होता है, उसको बोलते हैं मेटल टू मेटल लिगैंड चार्ज चार्ज ट्रांसफर। तो थर्ड होगा MMCT। मेटल से लिगैंड हो गया, लिगैंड से मेटल भी हो गया, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। MMCT ये कैसे होते हैं? तो देयर शुड बी टू मेटल, कंडीशन क्या होगा? देयर शुड बी, ओहो, देयर शुड बी टू मेटल, one is in high oxidation state, high oxidation state, and other in low oxidation state। एक तो हाई में होगा, दूसरा लो में होगा। इस तरीके का एक कंपाउंड मिलता है, मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं याद, कुछ ऐसे था, FeCN6, और यहाँ NO भी था शायद, ये CN5 है, और ये NO+। हाँ, और इसको अगर मैं यहाँ प्लस में कितने 5 माइनस आ रहे हैं, तो इसको 3 कर दो। सही है? 3 माइनस में से क्या होगा, ये फिर 2 में 3 यहाँ पे आएगा, 3 माइनस 3 यहाँ 2, एक यहाँ से एक नहीं, इसको 2 में डालना था मेरे को, तो ये फिर 2 करो इसे, ठीक है, और इसे 3 करो। मैं कुछ तो गड़बड़ बना रहा हूँ फॉर्मूले में। कुल मिला के ऐसा था कंपाउंड कि ये आपका यहाँ पे शायद +2 में रहता है और ये +3 में रहता है। तो दो मेटल रहते हैं, एक +2 और एक +3। तो यहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो +2 वाला है वो +3 वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। इसका मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला अभी आपके सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, तो मुझे मिल भी नहीं रहा इसका। चलो, कल के लेक्चर में आपको इसका एग्जाम्पल ये वाले का दे दूंगा, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या था। बस याद रखना, मेन बात क्या होता है कि मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, दैट्स इट। ठीक है, आपका एक मेटल से दूसरे मेटल, अगर इसमें क्या चार्ज बैलेंस है, ये 3 दूने 6, कितने आएंगे, यहाँ 5 माइनस, और ये +1 में है, तो +1, और ये +3 हो गया, 2 माइनस 2 यहाँ से आया, 2 माइनस इस पे आएगा, 3 है तो 3 दूनी 6 माइनस, और +3 में से 2, 3 दूनी 6 पर। आई थिंक ये फार्मूला सही लिखा है। सो +2 से +3 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यहाँ पे, Fe2 प्लस से
Fe3+ के पास जा रहा होता है। तो मेटल टू मेटल लिगेंड से चार्ज, सॉरी, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा, इसलिए इसे हम एमएमसीटी बोलते हैं। और चार्ज ट्रांसफर होने के कारण फिर से कलर शो होता है। ठीक। इसमें से कुछ ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा एमएमसीटी या एलएमसीटी या एमएलसीटी होगा तो कलर ही शो होगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो चार्ज ट्रांसफर होता है ये बहुत ज्यादा एनर्जी का होता है। तो होता ये है कि ये, अगर आपको फ्रीक्वेंसी याद हो तो हम लिखते हैं गामा रे की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है गामा, फिर एक्स रे की, फिर यूवी की, फिर विजुअल की, विजुअल में हमें दिखता है कलर, फिर इंफ्रारेड की, आईआर, फिर माइक्रोवेव की, एंड देन आपका होता है रेडियो वेव। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको तो केवल विजुअल में कलर शो होगा, पर ऐसा हो सकता है कि जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा हो तो यूवी रेंज में चला जाता है। तो चार्ज तो ट्रांसफर होता है पर कलर शो नहीं होता। क्यों नहीं कलर शो होता? क्योंकि जिस फ्रिक्वेंसी का एनर्जी रिलीज हो रहा वो यूवी रीजन में पड़ रहा, वो विजुअल में नहीं है, इसलिए आपको कलर नहीं शो हो रहा। तो अगर कहीं कलर शो हो रहा तो पक्का है कि इनमें से कोई ना कोई रीजन होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा रीजन है। अच्छा, दूसरा, क्या अगर जैसे कहीं कलर शो हो रहा तो इनमें से कुछ ना कुछ होगा, पर यदि इनमें से कुछ हो रहा, एलएमसीटी, एमएलसीटी या एमएमसीटी, तो क्या कलर शो होगा हमेशा? तो नहीं। हो सकता है कि ये ट्रांसफर होते समय इतनी ज्यादा एनर्जी हो कि वो विजुअल रीजन में ही ना आए, यूवी में चला जाए तो आपको कलर नहीं शो होगा। तो अगर कलर हो रहा है तो जरूर चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा। डीडी ट्रांजिशन ना हो रहा हो तब, क्योंकि डीडी ट्रांजिशन भी एक रीजन होता है कलर का। बट हाँ, कैसे पता करोगे कि डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर आ रहा या चार्ज ट्रांसफर के कारण आ रहा? तो जब भी कोई एकदम इंटेंस कलर आए तो वो चार्ज ट्रांसफर के कारण आता है मोस्टली। और जब कोई फेंट कलर आए, बहुत हल्का कलर शो हो रहा, तब वो डीडी ट्रांजिशन के कारण आ रहा। तो जब आप पोटेशियम परमैंगनेट देखोगे, वो बहुत इंटेंस होता है, बहुत एकदम थोड़ा सा भी लो के अगर पानी में बहुत तेज कलर शो करता है। आपने कभी पोटेशियम परमैंगनेट देखा है? आपका एक्सपेरिमेंट कभी 12th में कराया गया एक्सपेरिमेंट? अच्छा, अगर आपने टाइटेशन में देखा होगा तो आई होप आपको पता होगा। थोड़ा सा भी लेके अगर आप डालोगे तो बहुत ज्यादा इंटेंस कलर शो हो रहा होता है। तो वो पोटेशियम परमैंगनेट जो कलर आ रहा होता है वो आता है चार्ज ट्रांसफर के कारण, लिगैंड टू मेटल। तो आपसे पूछा जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट में कौन सा कलर का रीजन क्या है? डीडी ट्रांजिशन है, एमएलसीटी है, एलएमसीटी है, एमएमसीटी है, क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे मैग्नीज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो वो लिगैंड से मेटल आ रहा होगा, तो वो एलएमसीटी है। ठीक। तो ये आपका टोटल था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, कैसे चार्ज ट्रांसफर हो रहा होता है। और आपका क्या बच रहा है अभी इस चैप्टर में? अच्छा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक ऑर्डर लिख लो आप, और ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। जनरल ऑर्डर आप एक याद कर सकते हो थोड़ा, कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, कौन वीक फील्ड लिगैंड होता है, पर एक मोटा मोटी आइडिया आपको होना चाहिए। तभी जाके आप कंपाउंड में ये बता पाओगे कि ये टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे आपकी पेयरिंग होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ डिफाइन हो रहा होता है वैसे। ठीक। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड देख लो आपका क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड देखो, सबसे कमजोर आपका होता है आयोडाइड माइनस, देन होता है Br माइनस यानी कि ब्रोमाइड, देन होता है आपका एस सी एन,
इसको एनसीएस लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, एनसीएस माइनस। यहाँ सल्फर से डोनेशन हो रहा है। फिर आपका है सीएल माइनस, देन है आपका सल्फाइड H2 माइनस, फिर है आपका Fa माइनस, देन है आपका OH माइनस, फिर ऑक्जेलेट आयन C2O4 2 माइनस OX से दिखाते हैं इसको, देन है आपका एक्वा H2O, फिर है आपका SCN माइनस। अब की बार नाइट्रोजन ये डोनर एटम है, और एनसीएस में एस डोनर एटम था। तो एस जो होता है, एस से जब डोनेशन होगा तो वो वीक फील्ड लिगेंड है, जब एन से होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद आपका एस सी एन के बाद ईडीटीए है, ईडीटीए, ईडीटीए का फुल फॉर्म याद है, ईडीटीए 4 माइनस। देन है आपका अमोनिया, फिर है आपका इथिलीन डाइअमीन ईएन, फिर है आपका सीएन माइनस एंड देन सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसी में CH3 माइनस, पीरिडीन, PPH3 सब आते हैं, बट जो आपका जनरल यूज में ज्यादा पूछा जाता है बस उसी को रखा गया है। बाकी लिगैंड भी सब इसी बीच में आते हैं। ठीक, लाइक इनसे भी ज्यादा CH3 माइनस होता है। तो एक जनरल ऑर्डर लिख लो कि जनरल ऑर्डर क्या होता है। कभी अगर आपको ना इसमें से कुछ ना समझ में आए, भूल गए हो, जनरल ऑर्डर स्ट्रेंथ ऑफ डोनेशन का क्या होता है, देखो। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग डोनर होता है वो कार्बन डोनर होता है। देन आपका आता है नाइट्रोजन डोनर। नाइट्रोजन डोनर मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा हो वो नाइट्रोजन से हो रहा हो। देन आपका आता है ऑक्सीजन डोनर, और फिर आपका आता है हेलोजन डोनर। तो ये आपका एक ओवरऑल चार्ट है कि आप कैसे पता करोगे कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है। कैसे पता चलता है कि कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लगाते कैसे हैं। पहले तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, दूसरा बात ये भी है कि जो सिग्मा डोनर होते हैं उसके बाद फिर एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पे भी हम डोनेशन बताते हैं कि कौन स्ट्रांग डोनर है कौन वीक डोनर है। कंप्लीटली केवल क्या डोनेशन के बेसिस पे होता है स्ट्रांग या वीक, तो नहीं, एक्सपेरिमेंटल डेटा भी है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक, तो इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। एक बार देखोगे तो 2-4 दिन बार बार पढ़ने से याद हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता इसको याद करने में। अगर याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अगर आप पेयरिंग कराना है या नहीं कराना आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप नहीं बता पाओगे कि इनर बनेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा। आप नहीं बताओगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो नहीं पता चलेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, डायमैग्नेटिक कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए लिगैंड का स्ट्रेंथ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप बता पाओगे कि कंपाउंड किस टाइप का बनेगा। ठीक है। जी सॉल्ट का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? जी सॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको वो लिखा दे रहा हूँ, लिमिटेशंस ऑफ CFT। क्या CFT का लिमिटेशन है? तो पहला लिखो आप, अज्यूमिंग ऑल पॉइंट चार्ज।
पहला तो यही है जो अगर आप मैंने आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जब हम हार्ड स्फीयर मानते हैं ना कि कटायनिक हार्ड स्फीयर और एनायनिक हार्ड स्फीयर, तो पहला तो प्रॉब्लम वही होता है कि जो आप ये मान के चल रहे हो कि मेटल एक कटायनिक हार्ड स्फीयर है और जो लिगैंड है वो एक एनायनिक हार्ड स्फीयर है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये सबके साथ नहीं है। सो अज्यूमिंग cation, sorry, metal as a cationic hard sphere, metal as a cationic and ligand as a anionic hard sphere, गेंद जैसा sphere, which is unable to explain neutral neutral metal and ligand interaction। अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको बताया था कि जब आपका अगर मेटल पे चार्ज है और लिगैंड न्यूट्रल है, तब तो हम कह रहे हैं कि लिगैंड हो सकता है कि पोलराइज हो जाएगा, और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज अगर आपके मेटल के पास है तो लिगैंड का जो निगेटिवली पोलराइज्ड पार्ट होगा वो मेटल के पास आ जाएगा। बट अगर दोनों न्यूट्रल हो, तो दोनों न्यूट्रल के केस में हम कैसे कहेंगे कि बताओ भाई साहब कि अब क्यों इंटरेक्शन हो रहा जब दोनों के दोनों न्यूट्रल है? तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है सीएफटी आपका। अच्छा, दूसरा, मैंने जब आपको अजम्पशन बता रहा था उसी समय फिर ये भी बताया था कि जो हम प्योरली आयनिक इंटरेक्शन मानते हैं कि मेटल और लिगैंड प्योरली आयनिक इंटरेक्शन है, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सो अज्यूमिंग प्योरली आयनिक इंटरेक्शन, प्योरली आयनिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन इज अ मेजर ड्रॉबैक। क्योंकि जो मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्ड होता है वो प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें कोवलेंट करेक्टर भी होता है। तो वो क्यों डेवलप हो रहा वो ये नहीं बता पाता। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल लिगैंड बॉन्ड, एमएल बॉन्ड। ठीक, अब ये एक्सप्लेन किए जाएंगे जब आपका सीएफटी से आप एलएफटी की तरफ मूव करोगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। होता यह है कि वहां पे एलएफटी में हम कह रहे होते हैं कि जब मेटल और लिगैंड एक दूसरे के पास आ रहे हैं उस समय पे आयनिक इंटरेक्शन होता है, पर जैसे ही वो उसके रेंज में आ जाते हैं और बहुत पास आता है, कोवलेंट इंटरेक्शन होने लगता है। ये वहां पे अजम्पशन है। यहाँ जो प्योरली आयनिक सबके लिए माना गया था ना, तो जब हम लिगैंड फील्ड थ्योरी एलएफटी में जाते हैं, वहां हम कहते हैं कि स्टार्टिंग तो उनका इंटरेक्शन जो होता है वो प्योरली आयनिक होता है, पर कुछ समय बाद जैसे ही लिगैंड पास में आता है मेटल के, कोवलेंट इंटरेक्शन होने लगता है। तो उससे ये एक्सप्लेन हो जाता है कि मेटल लिगैंड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड क्यों बन रहा। समझ में आया? हेलो? हेलो? मेरी वॉइस ब्रेक होके तो नहीं जा रही? ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर जब हम आएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, और मे भी हो सकता है कि खत्म भी हो जाए। अगर 2 घंटे तक चल गया क्लास तो खत्म भी हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में।
कोशिश करो जो भी अच्छा कार्बोनिल का जो कंपाउंड के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें पाई स्टार पाई इंटरेक्शन भी बताना है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर भी जाए। बट कोशिश करो और भी अगर पीवाईक्यू जितना हो सके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की। और पीछे के भी जो चैप्टर है, जैसे आपने ऑर्गेनिक पहले खत्म कर रहे थे, उसके बाद चीजें और आगे बढ़ा रहे थे, तो एक एक चैप्टर जो पिछला रिवाइज कर रहे थे उसे भी एक एक बढ़ाते रहो ताकि पीछे वाला भूल मत जाओ। ठीक। ठीक है, अभी कुछ पूछना है तो बताओ। तो क्लास एंड करो। चलो ठीक है, फिर बाय बाय। थैंक यू।